नमस्ते दोस्तों। अब तक हम क्लास 12th में जो टॉपिक स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स, उसमें अभिक्रिया का वेग क्या होता है ये सीख लिया है। एक्चुअली हमने जो वहां अभिक्रिया का वेग सीखा है वो उस अभिक्रिया का औसत वेग है। उसके अलावा भी अभिक्रिया के और भी कई प्रकार के वेग हो सकते हैं जिनके बारे में हमें आज चर्चा करनी, जैसे कि तात्क्षणिक वेग, प्रारंभिक वेग या फिर औसत वेग। ये होते क्या हैं, इसे हम थोड़ा आसानी से समझने के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो हम दैनिक जीवन में भी कई बार देखते रहते हैं और यूज लेते रहते हैं। मान लो आपके पास कोई भी एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है, ठीक है, और आप उस ऑटोमोबाइल व्हीकल से इस पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहे हो और पॉइंट ए से स्टार्ट होकर के किसी पॉइंट बी तक हमें उस व्हीकल से जाना है। एक व्हीकल है, उस व्हीकल से हम पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने वाले हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज 100 किलोमीटर है और ये जो 100 किलोमीटर डिस्टेंस है इसे हम उस व्हीकल से 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आपसे यहाँ इसकी स्पीड पूछी जाती है कि आपकी इस व्हीकल की स्पीड क्या है, तो ये इस फिक्स टाइम इंटरवल में आप बताओगे। इस 2 आवर्स के टाइम इंटरवल में वो स्पीड आप बताओगे और वो स्पीड जो होगी वो होगी आर एवरेज। वो जो रेट होगी वो एवरेज रेट होगी और ये एवरेज रेट कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की और उसमें कितना टाइम आपने लिया है उससे आने वाला है। तो ये आपकी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड है ये आपकी एवरेज स्पीड है, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज रेट है। बिकॉज क्या आप कंटिन्यूअसली इसी स्पीड से, ये जो व्हीकल था ये क्या कंटिन्यूअसली 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा था? बिल्कुल नहीं। हो सकता है किसी एक मोमेंट पर इसकी स्पीड 50 से ज्यादा हो गई हो, या कहीं पर कोई बैरियर आ गया हो, कहीं रोड पर कोई खड्डा आ गया हो या कोई ब्रेकर आ गया हो, तो ऐसी कंडीशन में इसकी स्पीड कम भी हुई होगी। तो अगर आप अलग अलग मोमेंट पर, सपोज यहाँ पर इसकी स्पीड चेक करो तो कोई जरूरी नहीं कि 50 किलोमीटर ही मिले, यहाँ पर आप स्पीड चेक करो तो कोई जरूरी नहीं कि 50 किलोमीटर मिले। अलग अलग मोमेंट पर अलग अलग स्पीड आ सकती है। तो यहाँ से जब आपने चालू किया तो फिर टाइम के किसी मोमेंट पर, सपोज यहाँ से यहाँ जाने में 2 आवर्स लग रहे थे, यहाँ से स्टार्ट किया और 15 मिनट के बाद में, आफ्टर 15 मिनट आपकी स्पीड क्या थी, ये अगर आप चेक करना चाहते हो इस मोमेंट की स्पीड आपको चाहिए, या फिर इस ट्रेवलिंग करते करते 40 मिनट आपको हो गए हैं, 40 मिनट पर आपकी स्पीड क्या थी। तो अगर किसी टाइम के एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आपको स्पीड चाहिए तो फिर उसके लिए आपको उस व्हीकल का जो स्पीडोमीटर है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। जिस कार से आप ट्रेवल कर रहे हैं उस कार में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है उस स्पीडोमीटर से देख करके आप उस मोमेंट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी स्पीड को बता सकते हैं। हो सकता है इस टाइम पर जैसे ट्रेवलिंग करते हुए 15 मिनट हुए हैं, उस जो कार थी उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर के अलावा कोई दूसरी आ रही हो सकता है 40 आ रहे हो या 30 आ रही हो, या 40 किलोमीटर तक जाने के बाद में हो सकता है कि स्पीड और इंक्रीज हो गई हो और 70 या 80 के अप्रोक्स आ रही हो। तो यह अलग अलग मोमेंट पर इसकी स्पीड क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। और किसी भी टाइम के किसी भी मोमेंट पर अगर आप इसकी स्पीड को कैलकुलेट करते हो तो उस स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी तात्क्षणिक वेग। तो एक तो हो गया औसत वेग, औसत वेग हो गया एक निश्चित समय अंतराल का वेग, और किसी पर्टिकुलर मोमेंट का जो वेग हो गया वो हो गया तात्क्षणिक वेग। बताइए ज्यादा महत्वपूर्ण वेग कौन सा है? तो देखिए औसत वेग यानी 50 किलोमीटर पर आवर से आपके माइंड में क्या इमेज बन गई कि आपकी कार ऑलमोस्ट 50 के आसपास स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, बट ऐसा नहीं है, रियल में ऐसा नहीं है। हो सकता है कभी इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर भी रही हो और कभी इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर भी रही हो। इस ड्यूरेशन में इसकी स्पीड 10, 90, 100, 110 कितनी भी हो सकती है, बट आपका एवरेज कितना निकल कर गया है? एवरेज 50 निकल कर गया है। तो इसकी जो एक्चुअल स्पीड थी कार की, कभी 10 भी थी और कभी 110 भी थी, वो एक्चुअल स्पीड इसकी एवरेज स्पीड से काफी
जो है वो वेरी कर रही है, बहुत अलग आ रही है, इसलिए एवरेज स्पीड हमें उसकी एक्चुअल स्पीड का आइडिया नहीं दे पाती है। यहां ये प्रॉब्लम है, एवरेज स्पीड आपको एक्चुअल स्पीड का आइडिया नहीं देती, इसलिए हमें जब कभी भी उस व्हीकल की स्पीड की बात करनी होती है तो स्पीडोमीटर में उसकी जो इंस्टेंटेनियस रेट है उसे देख करके हमें बात करनी होती है। तो ज्यादा अच्छा जो वेग है, जो हमारे लिए मीनिंगफुल वेग है, जो सार्थक वेग है, वो होता है इंस्टेंटेनियस, उस मोमेंट का। हर मोमेंट का अलग अलग आएगा, आपको हर मोमेंट का अलग अलग कैलकुलेट करना है, और वहां तो स्पीडोमीटर है, वहां से आप कैलकुलेट कर लेते हो। ऐसे ही जिस टाइम ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम की जो स्पीड होगी उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। तो तीसरे टाइप की जो वेलोसिटी हो सकती है वो हो सकती है इनिशियल, प्रारंभिक वेग। तो टोटल कितने प्रकार के वेग हमारे पास है जिन्हें डिस्कस करने हैं? एक औसत वेग है, एक तात्क्षणिक वेग है, और एक प्रारंभिक वेग है। ये तो बात हो गई एक ऑटोमोबाइल व्हीकल की। मैं इसे एक रिएक्शन पर अप्लाई कर रहा हूं। एक काल्पनिक अभिक्रिया हम ले लेते हैं यहां पर, यहां से आप नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दें। एक मैं काल्पनिक अभिक्रिया ले रहा हूं, ये समझाने के लिए था केवल, और वो काल्पनिक अभिक्रिया जो है वो मेरे पास है कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में। जब ये रिएक्शन यहां से कंटिन्यू करेगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो एक फिक्स टाइम इंटरवल हम ले लें। T1 टाइम पर रिएक्टेंट क्या था उसे हम R1 मान लेते हैं, और प्रोडक्ट क्या था उसे हम P1 मान लेते हैं, और T2 टाइम पर इसका रिएक्टेंट क्या था उसे हम R2 मान लेते हैं, और यहाँ प्रोडक्ट क्या है वो P2 मान लेते हैं। आपको पता है रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली डिक्रीज होंगे और प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे, तो P2 बड़ा है और R2 छोटा है। ये एक रिएक्शन, इसकी स्टडी हम कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में आप क्या देखेंगे? यहां आप देखेंगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली डाउन हो रही है। तो इस टाइम इंटरवल में, ये एक जो निश्चित समय अंतराल है, इस निश्चित समय अंतराल में यहाँ की क्रियाकारकों की सांद्रता में क्या परिवर्तन आया है, या उत्पाद की सांद्रता में क्या परिवर्तन आया है, इसे हम क्या कह देंगे? औसत वेग। अभिक्रिया वेग का जो पहला प्रकार है वो पहला प्रकार है औसत वेग। क्या हो गया औसत वेग? औसत वेग हमने पहले भी डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से। क्या डिस्कस किया हमने औसत वेग? औसत वेग था एक निश्चित समय अंतराल में, एक फिक्स टाइम इंटरवल हम लेंगे, उस निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित समय अंतराल में जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का वेग का मतलब अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों या फिर उत्पादों की, अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर, यही तो अभिक्रिया का वेग है। ये जो हम वेग लेते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? औसत वेग कह देते हैं। तो ये औसत वेग हो गया, औसत वेग कहलाता है। ठीक है, एक फिक्स टाइम इंटरवल में हम ये जो वेलोसिटी लेंगे, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस एवरेज वेलोसिटी को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? इस एवरेज वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं आर एवरेज इज इक्वल टू, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहे हैं वो हो गया डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और ये हम माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे माइनस? क्योंकि क्रियाकारकों की सांद्रता में जो परिवर्तन है ये पद ये ऑलरेडी माइनस होता है। डेल्टा आर इज ए नेगेटिव वैल्यू, ये एक ऋणात्मक मान है, और वेग हमेशा धनात्मक होता है, तो फिर ऋणात्मक को माइनस से गुणा कर देंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा। क्लियर है ये कहानी? ऐसे ही मैं प्रोडक्ट के लिए लिखता हूं, तो ये क्या आ जाएगा? आर एवरेज इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके, तो ये जो दो वेलोसिटी हमने देखी है, ये रिएक्टेंट के स्टेप में वेलोसिटी है और ये प्रोडक्ट के स्टेप में ये वेलोसिटी है। तो
तो ये हमारे पास अभिक्रिया का वेग आ गया। जब आप किसी भी रिएक्शन के लिए अभिक्रिया के वेग की बात करते हो तो इस अभिक्रिया के वेग की जब आप बात करोगे तो ये अभिक्रिया का वेग, मैं एक कर्व प्लॉट कर रहा हूं, ऐसे आप देखिए कि इस अभिक्रिया का वेग पूरी अभिक्रिया के दौरान जब यहां कोई रिएक्शन चल रही होगी उस रिएक्शन के दौरान, यहां मैं वेग ले लेता हूं अभिक्रिया का y एक्सिस पर, हम एक कर्व प्लॉट कर रहे हैं और एक एक्सिस पर ले लेते हैं हम समय। तो आप क्या देखते हो, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी, रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली कम होगा और रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली कम होगा तो उसकी रेट भी कम होगी। समझ में आ गई चीज? क्रियाकारक कम होते जाएंगे तो स्पीड भी कम होती जाएगी। शुरू में एक क्रियाकारक बहुत तेजी से कम होता है। इसका एग्जांपल समझने के लिए मैंने बताया था, एक टंकी में पानी भरा हुआ और फिर उसको हम खाली करने के लिए एक नल लगा दें और नल को जब आप जैसे ही खोलोगे तो उसमें तेजी से पानी बाहर आएगा। तेजी से पानी बाहर आएगा इसका मतलब वहां का जो पानी का लेवल वो तेजी से डाउन होगा। फिर वहां जो पानी बाहर आ रहा था उसकी स्पीड धीरे होना स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में उसकी स्पीड बहुत तेजी से धीमी होगी क्योंकि वहां पानी तेजी से डाउन हो रहा है। फिर वो धीरे धीरे कम होगा, कम होना जो था वो धीरे धीरे कम होगा और लास्ट में उसकी स्पीड में बहुत कम परिवर्तन, जब टंकी लगभग पूरी खाली हो चुकी होगी तो फिर उसकी स्पीड में बहुत कम चेंजेस आते हैं। तो यहां पर भी रिएक्टेंट शुरू में तेजी से कम होता है तो रेट तेजी से कम होती है, फिर रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता है तो रेट और धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ क्या है कि जो रेट है वो रेट स्टार्ट में बहुत तेजी से कम हो रही थी, उसके बाद में धीरे धीरे कम हो रही थी। समझ में आ गई है कहानी? तो रेट और टाइम के बीच में आप कर्व लेते हो तो आपको पता चलता है कि अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में तेजी से गिरता है, फिर धीरे धीरे गिरता है और अंत में इसमें बहुत ही कम परिवर्तन आते हैं। तो इस समय अंतराल में, शुरू के समय अंतराल में वेग में तेजी से परिवर्तन आया है, बीच के समय अंतराल में धीरे धीरे परिवर्तन आया और लास्ट में तो यह परिवर्तन बहुत ही कम हो गया है। तो यहां का जो आप औसत निकालोगे तो उस औसत में शुरू में कितनी तेजी से परिवर्तन आया था उसको भी आपने लिया है, फिर धीरे धीरे परिवर्तन आया उसको भी लिया और फिर बहुत ही धीरे परिवर्तन आया है उसको भी आपने लिया है। इसलिए यहां जो वेग आप औसत लेते हो वो औसत वेग एक सार्थक पद नहीं रहता क्योंकि उसमें बहुत तेजी से आई हुई परिवर्तन और बहुत धीमी गति से आई हुई परिवर्तन का आपने क्या निकाला है, एवरेज है। तो ये उसकी रियल वेलोसिटी को, उसकी रियल रेट को कभी भी हमें जो है उसका आइडिया देने वाला नहीं है। हमें इसीलिए एक नए प्रकार के वेग की आवश्यकता होगी। ये जो है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये तो एक बड़े समय अंतराल के लिए है। बड़े समय अंतराल में वेग में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, कहां कितना ज्यादा वेग था और कहां इतना कम वेग है। बहुत ज्यादा वेग और बहुत कम वेग का हम एवरेज निकालेंगे तो ये वास्तव में सही आइडिया में नहीं दे पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल को यहां से देखिए, बहुत अच्छी बात मैं बताने वाला हूं आपको, नोट कीजिएगा इसको। यहां हम जो ये समय अंतराल ले, ये समय अंतराल इतना छोटा ले ले कि उस समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग न बदले। समझ में आ गई ये कहानी? ये जो समय अंतराल है, आप 2 घंटे ले रहे थे, 2 घंटे में तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। 2 घंटे में शुरू में तो बहुत ज्यादा स्पीड होती है, बाद में बहुत कम स्पीड होती है। तो आप इतना बड़ा समय अंतराल न ले, इतना छोटा कर ले कि उस सूक्ष्म समय अंतराल में अभिक्रिया में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा हो। अगर मैं 2 घंटे के बजाय इसको 2 मिनट ले लेता हूं तो 2 मिनट में भी अभिक्रिया के वेग में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। शुरू के 1 मिनट में ज्यादा स्पीड आएगी, बाद के 1 मिनट में कम स्पीड आएगी, रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो ऐसे ही हम 2 मिनट भी नहीं ले, अगर 2 सेकंड भी ले लेते हैं तो 2 सेकंड में भी यहां वेग बदलेगा। शुरू की 1 सेकंड में ज्यादा वेग आएगा, बाद की 1 सेकंड में कम वेग आएगा। ऐसे ही अगर मैं 2 सेकंड नहीं 0.0001 सेकंड लेता हूं तो इस इतनी सेकंड में भी वेग बदल जाएगा। इसके शुरू के आधे हिस्से में वेग ज्यादा आएगा क्योंकि शुरू के आधे हिस्से में क्रियाकारक ज्यादा होंगे तो स्पीड ज्यादा होगी, उसके बाद के आधे हिस्से में वेग कम आएगा। और छोटा समय अंतराल ले लूं 0.00, बहुत सारी जीरो लगाने के बाद में अगर मैं 1 लगाता हूं,
इतनी सेकंड के बाद भी इसमें भी आप वेग लेते हो तो इसमें भी वेग बदलता है। इस समय के मान के आधे हिस्से में, शुरू के आधे हिस्से में वेग ज्यादा आता है, बाद के आधे हिस्से में वेग कम आता है। तो आप और छोटा समय अंतराल लीजिए, इतना छोटा समय अंतराल लीजिए जिसमें वेग बिल्कुल ही ना बदले, और उसके लिए तो ये जो समय अंतराल है ये बहुत छोटा यानी लगभग 0 लेना पड़ेगा। अनंत बार 0 लगाकर एक लिखेंगे। इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू लगभग मैं कितनी ले लूं, लगभग अगर 0 ले लूं यानी समय अंतराल इतना छोटा ले लूं, इतना छोटा ले लूं कि उसका मान लगभग 0 ही हो, तो उस समय अंतराल में वेग बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। और वो जो समय अंतराल होगा बहुत सूक्ष्म समय अंतराल, उसे हम कहेंगे कि वो उस समय का एक निश्चित क्षण है। तो इसका मतलब है डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, मैं किसी क्षण विशेष की, किसी मोमेंट की रेट नोट कर रहा हूं। क्यों नोट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक ऐसी रेट चाहिए थी जो रेट उस समय अंतराल में नहीं बदलती हो। अगर मैं औसत की बात करता हूं तो औसत में तो आप देखिए, औसत तो यहां से लेकर के और यहां तक इस पूरे समय का अंतराल होगा। इस पूरे समय अंतराल का हम औसत लेंगे, और इस पूरे समय अंतराल में आप देख रहे हो स्पीड में तो कितना बदलाव आ रहा है। मुझे इतना छोटा समय अंतराल चाहिए जिसमें वेग बिल्कुल भी नहीं बदलता हो, यानी वो बहुत छोटा जो समय अंतराल है वो समय का एक क्षण होगा। इट मींस किसी समय के किसी क्षण पर जो वेग हम कैलकुलेट करते हैं वो वेग कभी बदलता नहीं है, और उस वेग को कहा जाता है क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। तो हम अब ये पहला वेग आपने लिख लिया होगा, औसत वेग की डेफिनेशन। औसत वेग के लिए आप क्या रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और ये कर्व। अब हम दूसरे वेग की ओर बढ़ रहे हैं, और जो दूसरा वेग है वो दूसरा वेग कौन से वाला है, दूसरा वेग हमारे पास तात्क्षणिक वेग। क्या है तात्क्षणिक वेग, ये आपने सीख लिया होगा। तात्क्षणिक वेग है समय के किसी क्षण पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, समय के किसी क्षण पर, अर्थात अनंत सूक्ष्म समय अंतराल। क्षण किसे कहेंगे, बहुत छोटा समय अंतराल होगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी क्या होगा, 0 होगा, उसका लगभग 0 होगा समय के किसी क्षण पर, अर्थात डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 के लिए जो अभिक्रिया का वेग हमारे पास आता है उस अभिक्रिया वेग को तात्क्षणिक वेग कहा जाएगा। अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। इसके लिए डेल्टा टी 0 हो गया, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक इज इक्वल टू, वो जो परिवर्तन हम औसत देख रहे थे एक बड़े समय अंतराल के लिए देख रहे थे, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है तो प्लस और रिएक्टेंट की है तो माइनस, तो ये औसत वेग था। लेकिन इसमें अगर इस समय अंतराल में एक लिमिट लगा देता हूं यहां, और लिमिट यहां क्या लगा देते हैं हम, लिमिट लगा देते हैं कि अगर डेल्टा टी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो यही वेग जो औसत वेग था ये क्या बन जाएगा, तात्क्षणिक वेग बन जाएगा। आगे का नहीं समझ में, तो इसको यहां आप देखोगे कि बहुत छोटा समय अंतराल है, बहुत छोटा समय अंतराल है, तो मैं इसको dt से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो उसमें बहुत छोटा सांद्रता में अंतर आएगा, उसे मैं dc से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो तात्क्षणिक वेग को आप प्रदर्शित कर सकते हो प्लस माइनस dc बाई dt से। अब हमें यह भी पता है कि ये जो तात्क्षणिक वेग है ये समय के इस अंतराल में परिवर्तित नहीं। तात्क्षणिक वेग कहते किसे हैं, इतने छोटे समय अंतराल कर लीजिए कि उस समय अंतराल में वो वेग निश्चित रहता हो, नियत रहता हो। तो ये जो डेल्टा टी है, जो डेल्टा टी आप ले रहे हो तात्क्षणिक के लिए, जो बहुत छोटा ले रहे हो, उसमें तात्क्षणिक वेग कभी भी बदलने वाला
नहीं है, तो यह समय के उस क्षण पर नियत रहता है, जबकि औसत उस समय अंतराल में अंदर बदलता रहता है। औसत वेग जो आप लेते हो वो वेग उसका रियल वेग नहीं होता, उस समय अंतराल में वो चेंज होता रहता है। तो अच्छा वेग जो अभिक्रिया के लिए होगा वो कौन सा होगा? तात्क्षणिक वेग। अभिक्रिया में हर क्षण वेग बदलेगा, जब अभिक्रिया चलेगी रिएक्टेंट कम होते जाएंगे तो स्पीड कम होती जाएगी मोस्टली, इसलिए हर क्षण का वेग अलग आएगा, और हर क्षण का जो हम वेग लेंगे वो तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो होगी। प्रश्न अब ये उठता है कि औसत वेग तो हम निकाल लेते थे, समय अंतराल ले लेते थे, 10 मिनट 20 मिनट जो भी थी वो यहां लिख देते थे, और उसमें जो सांद्रता में बदलाव आते थे उसको ऊपर लिख देते थे, और औसत वेग निकाल लेते थे प्रैक्टिकल। लेकिन तात्क्षणिक वेग आप प्रैक्टिकली कैसे निकालोगे? समय का बहुत छोटा अंतराल लेना है, डेल्टा टी लगभग 0 लेना, और लगभग 0 की वैल्यू हम कैसे लेंगे? तो प्रैक्टिकली आप डेल्टा टी ले नहीं सकते, और उस सूक्ष्म समय अंतराल में सांद्रता परिवर्तन को भी ज्ञात करना संभव नहीं है। इसलिए तात्क्षणिक वेग को अगर ज्ञात करना हो किसी अभिक्रिया में तो थोड़ा सा टफ टास्क हमारे लिए, लेकिन हम फिर भी करेंगे। इस चैलेंजिंग वर्क को करते हैं हम। किसी रिएक्शन के लिए आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सांद्रता और समय के मध्य आपको एक वक्र आलेखित करना पड़ेगा। देखिए, तात्क्षणिक वेग कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम? तात्क्षणिक वेग कैलकुलेट करने के लिए सांद्रता और समय के मध्य हम वक्र आलेखित करेंगे। मैं इस चीज को अब आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए आप, ये कर्व है, इस कर्व की हेल्प से हम पूरी कहानी समझते हैं। ये जो कर्व है, ये कर्व बना हुआ है, यहां तो ली है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मैं तात्क्षणिक वेग कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूं, और इस साइड में मैंने लिया है टाइम। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में खींचा गया ये कर्व है। आप देखते हो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टार्ट में बहुत ज्यादा होती है, फिर ये कंसंट्रेशन कम होती रहती है, ठीक है। अगर T1 टाइम पर मेरे को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता चल गई कि T1 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है R1, फिर थोड़ी देर बाद में T2 टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन है वो मैं पता कर लेता हूं। T2 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन सपोज ये आ गई R2, ठीक है। तो इस समय अंतराल में इसका वेग क्या आएगा? इस समय अंतराल में इसका जो वेग आएगा वो हम यहां कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो वेग आएगा उस वेग को हम कहेंगे एवरेज, औसत वेग कहेंगे। कैसे कैलकुलेट करोगे? औसत वेग क्रियाकारकों की सांद्रता में कितना परिवर्तन आया? डेल्टा आर, और डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगा? डेल्टा टी। समझ में आ गई कहानी? डेल्टा आर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? डेल्टा आर R2 माइनस R1। बाद की सांद्रता कम है, पहले वाली ज्यादा है, यह सांद्रता का बढ़ता हुआ क्रम था, तो R1 ज्यादा है और R2 कम है, तो कम में से ज्यादा को माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आएगा, और माइनस वापस क्या हो जाएगा? प्लस। और ऐसे ही क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। तो यहां से आपने देख लिया, अगर दो भिन्न भिन्न समय पर आपको सांद्रता दी जाती है तो इस समय अंतराल में T1 से T2 के बीच इस ड्यूरेशन में इसकी स्पीड क्या है वो आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन हमें एक बड़े समय अंतराल में एक छोटे से समय अंतराल का वेग चाहिए, तात्क्षणिक वेग चाहिए। सपोज मुझे यहां पर चलते हुए समय के इस मोमेंट पर, बहुत छोटा समय अंतराल मैंने यहां लिया है, और समय के इस मोमेंट पर इस टी टाइम पर स्पीड चाहिए। तो जिस टाइम पर आपको इस रिएक्शन की स्पीड चाहिए होती है उस टाइम पर आप चलिए, और उस टाइम पर जाकर के उस बिंदु पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है। ये एक स्पर्श, जिस समय का आपको तात्क्षणिक वेग चाहिए, मुझे इस टाइम का तात्क्षणिक वेग चाहिए होता है, तो मैं क्या करूंगा? इसके लिए इस पॉइंट पर सांद्रता और समय के मध्य के कर्व में एक स्पर्श रेखा खींचूंगा। खींच दी स्पर्श रेखा। ये जो स्पर्श रेखा हम खींचेंगे, इस स्पर्श रेखा का मुझे लेना है स्लोप। समझ आ गई कहानी? इसका स्लोप मेरे को फाइंड आउट करना है, और इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप आएगा नेगेटिव में, और रेट हमेशा किस में होती है? पॉजिटिव में। तो मैं इस स्लोप को किससे गुणा कर दूंगा? माइनस से। तो सांद्रता और समय के मध्य आलेखित वक्र
में जिस समय का तात्क्षणिक वेग चाहिए उस पॉइंट पर जाकर आप एक स्पर्श रेखा खींचे, उस स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो ढाल ही अभिक्रिया का क्या है, उस अभिक्रिया का उस क्षण पर तात्क्षणिक वेग है। अब आप इसकी ढाल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए मान लो हमने ये एक त्रिभुज बना दिया है और इसका ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है, तो हम इसकी स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और टेन थीटा की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वही तो स्लोप होती है। आप शुरू में फिजिक्स में जब आप पढ़ते हैं 11th में, तो वहां ग्राफिकल जो भी व्यू थे वो सारे आप देखते हैं, तो वहां से आपने ये चीज सीख रखी होगी। और ये जो टेन थीटा है, ये टेन थीटा आप कैसे कैलकुलेट करते हो? टेन थीटा कैलकुलेट होगा वाई एक्सिस पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो वाई पर ये जो आ रहा है इसको मैं क्या लिख देता हूं कि ये मान लो डी आर है, क्योंकि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज है। और एक्स पर जो आ रहा है इसको मैं क्या लिख देता हूं, डी टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। और रिएक्टेंट ये माइनस में आएगा तो इसको किससे गुणा कर दूं मैं, माइनस से, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो अगर ये वाली वैल्यूज हमें पता हो तो डी आर बाई डी टी कर देंगे, उससे भी टेन थीटा निकल जाएगा। थीटा की वैल्यू पता हो तो उससे निकल सकता है, स्लोप डायरेक्ट दे रखा हो उससे निकल सकता है। तो आप तात्क्षणिक वेग को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको स्लोप दी हुई तो डायरेक्ट स्लोप जो थी उसको माइनस से गुणा करके प्लस कर लेना, या थीटा की वैल्यू दे रखी हो तो उसका टेन मान ले लेना, या फिर ऐसे कर्व बना करके डी आर और डी टी की वैल्यूज दे रखी हो, यहां की वैल्यूज दे रखी हो, यहां की वैल्यूज दे रखी हो, तो डी आर बाई डी टी से आप इसको सोल्व कर लेंगे। सांद्रता और समय के मध्य आलेखित वक्र से आप जिस क्षण पर तात्क्षणिक वेग चाहते हैं, इस बात को आप नोट भी कर लें, तात्क्षणिक वेग आप निकालते कैसे हैं। इसके लिए सांद्रता व समय के मध्य वक्र आलेखित किया जाता है। उस वक्र में जिस क्षण का तात्क्षणिक वेग चाहिए उस क्षण पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और उस स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात किया जाता है। उस स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है वो ही उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग होता है। कर लिया नोट इस चीज को? वीडियो को बीच में पॉज कर ले और इस डेफिनेशन को साथ में आप लिख भी दे, इस तरीके को आप लिख दे जिससे हम तात्क्षणिक वेग कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही आप क्रियाकारक की सांद्रता और समय के मध्य वक्र आलेखित किए थे। इसके अलावा आप क्रियाकारक की सांद्रता और समय के बजाय उत्पाद की सांद्रता और समय के मध्य भी वक्र आलेखित कर सकते हैं। आप ये वक्र भी ले सकते हैं जिसमें हमने उत्पाद की सांद्रता और समय के मध्य वक्र को आलेखित किया है। इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं मैं, थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। ये ले लीजिए। इसमें क्या किया हमने, इसमें एक साइड में ले लिया है प्रोडक्ट, यहां प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले ली है, और इस साइड में क्या ले लिया मैंने, इस साइड में मैंने टाइम को ले लिया है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हमने कर्व प्लॉट किया है। करते हैं स्टार्ट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी। शुरू में बहुत तेजी से इंक्रीज होगी, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगी और बाद में बहुत ही स्लो स्पीड से इंक्रीज होगी। मान लो आपके पास T1 टाइम पर प्रोडक्ट जो है वो P1 है और T2 टाइम पर जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन P2 है। तो इस समय अंतराल में आप जो वेग निकालोगे वो होगा औसत वेग। और कैसे निकालोगे औसत वेग? औसत वेग निकालना तो बिल्कुल आसान काम है। आर एवरेज इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसमें क्या चेंज आया है वो डिवाइडेड बाई टाइम में क्या चेंजेस था वो। ऐसे हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कर्व दिया हुआ और दोनों वैल्यूज हमें दे रखी हो। बट हमें इस बड़े समय अंतराल के बजाय समय के किसी क्षण पर वेलोसिटी चाहिए। कोई पर्टिकुलर मोमेंट हमें दे दिया कि आप इस मोमेंट पर जो है वो वेलोसिटी बताइए। तो जिस मोमेंट पर आपको वेलोसिटी चाहिए मैंने बताया वहां एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, और ये जो स्पर्श रेखा है इस स्पर्श रेखा का ढाल ले लीजिए। ये जो ढाल आएगी वो ढाल ही आपके लिए तात्क्षणिक वेग का मान होगा। ये जो ढाल आएगी इस स्पर्श रेखा की ढाल के लिए आप क्या करोगे, ये मान लो त्रिभुज आपने बना लिया, ये इसका एंगल कौन सा आ गया, थीटा। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, टेन थीटा की वैल्यू ले लेंगे।
और टेन थीटा की वैल्यू कैसे लेंगे? टेन थीटा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस पर जो चेंजेज है वो और एक्स एक्सिस पर जो चेंजेज है वो। वाई पर जो चेंजेज आ रही है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के चेंज है, तो मैं इसको डीपी लिख देता हूं। एक्स वाले है वो टाइम का है, तो मैं इसको dt लिख देता हूं। तो टेन थीटा को आप कैलकुलेट कर लेंगे, अगर dt बाई dt ये दिया हुआ है तो इससे भी आप कैलकुलेट कर ले। तो ये हो गया हमारे पास तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग सांद्रता और समय के मध्य वक्र आलेखित करके उसकी उस क्षण पर जो स्लोप है उस स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करके ही फाइंड आउट करेंगे। हो गया दूसरा, ये काफी अच्छी वेलोसिटी होती है, हमें किसी रिएक्शन में यही वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। इस चैप्टर में जब आप आगे बढ़ोगे तो आप तात्क्षणिक वेग की ही बातें कर रहे होंगे। और फाइनली एक टाइप का वेग और रह गया है, और वो जो वेग है वो है इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं बात करता हूं अब किसकी? प्रारंभिक वेग की। प्रारंभिक वेग क्या है तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है। जब आप इस रिएक्शन को स्टार्ट करोगे तो शुरू में क्या वेग आएगा? वो प्रारंभिक वेग है। किसी अभिक्रिया में कोई भी रिएक्शन आप ले ले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कब का वेग चाहिए? प्रारंभ। प्रारंभ का मतलब उसको प्रारंभ हुए केवल 0 टाइम हुआ, अभी t बराबर 0 पर अभिक्रिया का वेग कौन सा वेग कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रारंभिक वेग। अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। ये अब यहां पुट कर देते हैं, आगे का नहीं समझ। अब ये तो डेफिनेशन तो हमारे समझ में आएगी, शुरू का वेग होगा वो प्रारंभिक वेग होगा। अब शुरू का कैलकुलेट कैसे करोगे? क्योंकि शुरू में सांद्रता में क्या बदलाव आया, उसके लिए तो आप एक बड़ा टाइम इंटरवल लोगे, और बड़ा टाइम इंटरवल लोगे तो वो तो औसत हो जाएगा। आपको शुरू का बहुत सूक्ष्म अंतराल लेना है, यानी ये शुरू के क्षण का वेग होगा, यानी शुरू का ये तात्क्षणिक वेग होगा। तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे आप तात्क्षणिक वेग को कैलकुलेट किया करते थे उससे आप कैलकुलेट करोगे। सेम वो की वो कहानी, आपको सांद्रता और समय के मध्य कर्व प्लॉट करना पड़ेगा। ये सॉरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, यहां जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की है, और यहां के लिए हमने टाइम। कैसे पता चला रिएक्टेंट की है? क्योंकि ये कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। इसके लिए t इक्वल टू 0 ये स्टार्ट वाला मोमेंट था, इसके ऊपर आपने एक स्पर्श रेखा खींच दी, और इस स्पर्श रेखा का जो स्लोप होगा वो स्लोप ही आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ये इनिशियल प्रारंभिक वेग हो जाएगा। t इक्वल टू 0 पर आप उस कर्व में एक स्लोप जो है वो आप वो एक स्पर्श रेखा आप खींच दीजिए, उस स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा वो प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो हमने 3 प्रकार के वेग आज बढ़े। एक बड़ा आपने औसत, जो एक बड़े समय अंतराल में लिया जा सकता है या छोटे समय अंतराल में लिया जा सकता है। वो समय अंतराल इतना बड़ा होता है वास्तव में कि उसमें वेग जरूर बदलता है, तो ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल वेग नहीं होता। सेकेंड है तात्क्षणिक वेग, जो बहुत छोटे समय अंतराल का है, इतने छोटे समय अंतराल का है कि उसमें वेग नियत ही रह जाता है। एक समय के एक बहुत छोटे क्षण का वेग है, इसलिए इसे क्षणिक वेग तात्क्षणिक वेग कहते हैं। और प्रारंभ का जो वेग आता है उसे कहते हैं हम प्रारंभिक वेग। अब हमने अभिक्रिया के वेग क्या है और उसके प्रकार क्या है ये बहुत अच्छे से सीख लिए हैं। उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी हमने सीख लिया है। अब हम बात करेंगे कि इस अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है।